जहां एक तरफ ताइवान झटका दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज मीडिया हार क्यों नहीं पचा पा रही है। जानेंगे अब भारत और चीन पर और जयशंकर की बात पर क्या बोला है ग्लोबल टाइम्स ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पोलैंड के बराबर एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाला ताइवान IMF में शामिल होने का प्रयास कर रहा है, जो 190 सदस्य देशों वाला एक संगठन है जो आपातकालीन ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वाशिंगटन में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय ने IMF और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान कहा कि IMF में ताइवान की सदस्यता वित्तीय लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगी। ये कार्यालय अमेरिका में ताइवान के अनौपचारिक दूतावास के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि छवि IMF सदस्यता के लिए प्रयास ताइवान की अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। द्वीप का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक सभा में भाग लेना और इंटरपोल में शामिल होना भी है। हालांकि चीन, जो ताइवान को एक अलग प्रांत मानता है, इन प्रयासों का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ताइवान का प्रतिनिधित्व करने पर जोर दिया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करने देना है। ताइवान को IMF के दस्तावेजों में चीन का ताइवान प्रांत कहा जाता है। ताइवान चीन की धमकियों के खिलाफ वित्तीय लचीलापन बढ़ाने के लिए IMF की सदस्यता चाहता है। ताइवान की वैश्विक भागीदारी के लिए अमेरिकी समर्थन 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून का हस्ताक्षर किया था, जिससे IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में ताइवान की सदस्यता या पर्यवेक्षक की स्थिति का समर्थन करना अमेरिकी नीति बन गई। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया आज के कुछ सबसे कठिन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए ताइवान की विशेषज्ञता और संसाधनों से लाभान्वित होगी। इससे उन संगठनों में ताइवान की भागीदारी के लिए निरंतर समर्थन करने का वचन दिया जहां राज्य का दर्जा आवश्यक नहीं है। IMF ने ताइवान की सदस्यता बोली पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि अमेरिका का IMF के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव है। चीन भी काफी शक्ति रखता है, जो अमेरिका और जापान के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन के केंद्रीय बैंक के उप गवर्नर बो ली वर्तमान में IMF के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। चीन की आर्थिक रणनीति पर चिंताएं ताइवान को IMF में शामिल करने के प्रस्ताव का उद्देश्य इसे चीन द्वारा संभावित वित्तीय आक्रमण से बचाना है, जो द्वीप पर कब्जा करने के लिए दृढ़ है, यहाँ तक कि यदि आवश्यक हो तो बल का उपयोग भी कर सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ताइवान को दबाव में लाने के लिए बीजिंग आर्थिक और साइबर युद्ध का सहारा ले सकता है। ताइवान एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की एक हालिया रिपोर्ट ने बाजार में हेरफेर के माध्यम से ताइवान की मुद्रा को अस्थिर करने जैसे जोखिम पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अनुसार ताइवान पर चीन ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IMF में शामिल होने से ताइवान को आर्थिक रक्षा के लिए धन मिलना शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सदन ने ताइवान की IMF सदस्यता के लिए वकालत करने का आग्रह करते हुए एक विधेयक पारित किया है, जो चीन के बढ़ते खतरों पर द्विदलीय चिंता को दिखलाता है। प्रतिनिधि पैट्रिक मैकहेनरी ने जोर देकर कहा है कि सैन्य खतरों पर ताइवान के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। ताइवान के पास संयुक्त राष्ट्र में सीट नहीं है। हालांकि प्रतिनिधि यम किम ने बताया कि कोसोवो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद IMF का सदस्य है। ये संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सदस्यता मानदंडों में विसंगतियों को उजागर करता है। चूंकि ताइवान जलडमरू मध्य में ताइवान स्ट्रेट में तनाव बना हुआ है, अमेरिका संभावित सैन्य संघर्षों के बारे में चिंतित है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समूहों में सार्थक भागीदारी के लिए ताइवान के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखता है, जहां पूर्ण सदस्यता संभव नहीं है। अब देखना होगा कि क्या वो शामिल हो पाता है या नहीं हो पाता है, पर माना जाता है कि बहुत ज्यादा चांस है शामिल हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर कई इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने और साझा गश्त को लेकर सहमति बनी। इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच 2020 से ही कई मोर्चों पर तानातानी जारी थी। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। इसके बावजूद चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में शक जताते हुए कहा कि दोनों देशों में सीमा विवाद सुलझाकर तनाव कम करना आसान नहीं है। उसने लिखा कि आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए दोनों देशों को कदम दर कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में विदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का जिक्र किया। इस बयान में जयशंकर ने छात्रों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंधों के सामान्य होने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि विश्वास का पुनर्निर्माण और साथ मिलकर काम करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से समय लेगी। उनके ये शब्द 23 अक्टूबर को सीमा क्षेत्र में संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच समाधान पर पहुंचने के बाद आए थे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि ये एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया आसान नहीं है। चीनी मीडिया ने लिखा कि दोनों पक्षों के अधिकारी और मीडिया आउटलेट्स ने हाल ही में चीन भारत सीमा वार्ता में हुई सफलता को लगातार आसान नहीं बताया है। यह न केवल प्रस्तावों तक पहुंचने की कठिनाई को दिखलाता है बल्कि आगे बढ़ने में आने वाली चुनौतियों को भी दिखलाता है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास का निर्माण आसान नहीं होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से अधिक प्रयास की जरूरत होगी। हालांकि चीन और भारत के संदर्भ में प्रस्तावों के मूल्यांकन और विश्लेषण के साथ साथ व्यापक वैश्विक राय से हम देखते हैं कि ये आसान नहीं है। एशियाई भू राजनीति और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए गहरे निहितार्थ रखता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि ये प्रस्ताव सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल से कहीं अधिक दिखलाते हैं। वे क्षेत्रीय गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, खासकर जब विकासशील देश बदलते वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश कर रहे हैं। चीन भारत संबंधों में दरार बहुआयामी है, जिसमें सीमाग्रस्त के मुद्दे प्रत्येक पक्ष की धारणाओं, भावनाओं, भूमि विवादों, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दिखलाता है। ये जटिलता सीमा विवादों से आगे बढ़कर एशिया के भू राजनीतिक भविष्य के मूल तक फैली हुई है। उसने लिखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जो वैश्विक मामलों को आकार देने में विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। यह घटनाक्रम इंडो पैसिफिक में अमेरिका के नेतृत्व वाली नियंत्रण रणनीति की सरलीकृत कथा को चुनौती देता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 सालों में अपनी पहली व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि ताजा घटनाक्रम इंडो पैसिफिक में अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि दोनों देशों में बनी सहमति में कई अनिवार्यता को संतुलित करना भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना यह चीन के साथ संयुक्त विकास के लिए बातचीत में शामिल होने की इच्छा को दिखलाता है। उसने ये भी कहा कि ये आम सहमति अमेरिका और पश्चिमी द्वारा क्षेत्रीय तनाव को भड़काने के लिए चीन भारत संबंधों को लगातार उपयोग करने की पृष्ठभूमि से बनी है, जो उभरती शक्तियों के रूप में चीन और भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को रेखांकित करता है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन भारत संबंधों को सामान्य बनाने की आसान राह नहीं है। यात्रा के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयास की जरूरत होगी। हालांकि इसका महत्व द्विपक्षीय संबंधों से परे है। दोनों देशों के बीच ये संतुलन एक व्यापक प्रवृत्ति को भी दिखलाता है, जिसमें अधिक विकासशील देश वाशिंगटन के विखंडन और विभाजन के प्रयासों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, जो राष्ट्रों को पक्ष लेने के लिए मजबूर करते हैं। अब एक चीज देखने को मिल रहा है कि चाइना की मीडिया यहाँ पर फंसी हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना की मीडिया इस बात को बहुत जोर शोर से नहीं लिख रही है। इसलिए बहुत जोर शोर से नहीं लिख रही है कि उन्हें लगता है कि उनकी जनता को ये लगेगा कि हम पीछे हट गए, हमने पीछे हटकर बड़ी गलती कर दी है और हमारे ईगो को झटका दिया है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।